ज्ञानी जी, इसमें हम दो एंगल जरूर देखें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेसमेंट के लिए ली गई अनुमति के बाद बेसमेंट की बजाय वो जो रेत है ज़मीन के अंदर उसको बेचकर, उसको निकालकर अरबों रुपया कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने कमाया, बिल्डर्स ने कमाया। और एक तो करप्शन वहाँ, क्योंकि अनुमति मिली होगी बेसमेंट के लिए, उसमें आप 40 फीट गहरा बता रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो जो गड्ढा है वो 70 फीट गहरा है। और उसकी अनुमति उसके लिए बेसमेंट के लिए इतना गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं होती। अगर रेत नहीं निकालते और अगर रेत निकाला तो उसके लिए जो सावधानियां बढ़ती जाती, एक तो करप्शन, और करप्शन के बाद आप वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं जो कि आपके भविष्य में आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं या जो सावधानियां बरतनी हैं उसके लिए आप कुछ रोक नहीं लगा रहे। एक एंगल हम वहाँ मानते हैं। दूसरा एंगल, आपने खुद कहा कि 1 घंटा 40 मिनट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब वहाँ तमाशा देखते रहे। और उस बाप के दिल को हम क्या कहेंगे कि उसके आँखों के आगे उनका जवान बच्चा डूब रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर वहाँ होते, एनडीआरएफ पूरी तरह से ट्रेंड मानी जाती है, एसडीआरएफ पूरी तरह से हर तरह के हादसों के लिए ट्रेंड मानी जाती है। फायर ब्रिगेड 1 घंटा 40 मिनट में क्या क्रेन वहाँ नहीं आ सकती थी? या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जहाँ से अगर आग लग जाए और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना होता है, वो रेस्क्यू वहाँ कर लेते हैं, उनकी तारीफ उस समय होती है। लेकिन यहाँ इस बच्चे को बचाने के लिए क्यों नहीं जो है उस तरह के उपकरण वहाँ मंगवाए गए? 1 घंटा 40 मिनट में तो आ सकते थे। सर, जो मैं बात फोकस करना चाहता हूँ सर, उसी आपकी बात को ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि ट्रेंड आदमी भले ही हो, अगर उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपने इतनी बढ़िया टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसा दी, जो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनकी क्या तैयारियां हैं, उनके पास क्या इक्विपमेंट है, इसको देखने वाला भी कोई होना चाहिए। आपके पास क्यों नहीं ऐसी सर्च लाइटें थी या इस तरह की सीढ़ियां, इस तरह के रस्से कि उस बच्चे को उस गड्ढे से निकाल सकते? और इतनी समय में तो उसकी लोकेशन जब पता पड़ चुकी थी, सारा था, तो दिल्ली से भी हेलीकॉप्टर एनडीआरएफ मंगा के और उसकी जो रस्सा है उसको ड्रॉप डाउन करके उसको पिक कर सकता था। तो उसका भी ऑडिट करने की आवश्यकता है कि आपने, ठीक है, आपने सारी चीजें वहां पे है, एनडीआरएफ भी है, ये भी है, उनके पास था क्या? उनके पास जो इक्विपमेंट था वो क्या था? क्या इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो आपके पास मौजूद थी? इसकी भी जरूरत है करने की। और तीसरी जो बात मैं कहूंगा वो मैं ये कहूंगा कि अभी तो चलो ठीक है, उन्होंने सीईओ जो है नोएडा का, उनका भी ट्रांसफर कर दिया, उनको भी जिम्मेदार माना और नीचे के कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया और मुकदमा भी दर्ज हुआ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। और ये बिल्कुल क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है कि आपने इस तरह की चीजें छोड़ी जो किसी की जान के लिए खतरा है और जान गंवाई जिसमें। तो इस पूरे सिस्टम को रिव्यू करने की आवश्यकता है, खास तौर पे जो इमरजेंसी सिस्टम है। देखिए सर, इमरजेंसी के जो सिस्टम हैं उनको तो मैंने देखा है कि जो टाउन प्लानिंग है वो जोर देता ही नहीं। टाउन प्लान करेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कर देंगे, पार्क कर देंगे, रेजिडेंशियल एरिया कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, कम्युनिटी सेंटर कर देंगे। पर क्या कभी किसी ने देखा है कि वहां पे पुलिस स्टेशन की या फायर ब्रिगेड की कोई जगह जो है उन्होंने ईयर मार्क की? क्या टाउन प्लानिंग में जो इमरजेंसी सर्विस हैं उनकी जरूरत नहीं होती? फिर वो बाद में
जबरदस्ती उसमें घुसाई जाती हैं, कोई पार्क को घेर लेता है, कोई सड़क को घेरता है, कोई सर्विस कोई कुछ करती है। तो शुरू से माइंडसेट क्या है? आपने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया और आज एक भी ट्रैफिक इंजीनियर में कह कह के दुखी हो गया अथॉरिटी को। बहुत सारी फॉर्म पे मैंने ये बात कही है, आज तक एक भी ट्रैफिक इंजीनियर नियुक्त नहीं किया। वो सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही सब कुछ समझते हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक सिविल इंजीनियर ट्रैफिक इंजीनियरिंग को क्या जाने? उसको क्या पता है कि जो गाड़ी चलेगी और वो टर्न लेगी तो उसका क्या एंगल बनेगा, क्या कुछ हो सकता है? जो रोड ज्योमेट्री है उसका सिविल इंजीनियर को क्या पता? सिविल इंजीनियर को पता है बस कि भाई क्या रॉ मटेरियल चाहिए, क्या सीमेंट चाहिए, रोड़ी चाहिए, सरिया चाहिए, ये सब चाहिए। वो तो पूरा मिसिंग है। आप उसका तो गौर ही नहीं कर रहे हैं, ना इमरजेंसी सर्विस की कर रहे हैं, ना इसकी कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि ट्रैफिक की भी दिक्कत हो रही है, सब कुछ। क्यों? आपको जब आज से कुछ सालों पहले ये बसाने का मिला, एक स्क्रैच सीट मिली थी पूरी, तो आपने क्यों नहीं रोड सिस्टम को, रोड नेटवर्क को उस तरह से डिजाइन किया? आपने तो सीधा छोड़ दिया, मकान बना दिए, जो ट्रैफिक जहां से जाएगा जाएगा। कोई उसकी इमरजेंसी नहीं है, कोई उससे हादसा हो सकता है ये नहीं है, और ये हादसे हो रहे हैं। इसमें कमी जो है, ऑन ग्राउंड कमी है सिस्टम में, जो रोड नेटवर्क है जो ये, उसकी वजह से है। ये जो नोएडा बसा है, ये यमुना नदी के तट पे बसा है। आप अगर यहां 6 या 7 फीट जमीन को खोदे तो उसके बाद जो यमुना रेती बोलते हैं वो निकलनी शुरू हो जाती। और नोएडा में एक नहीं, सैकड़ों बिल्डिंग में दिखा सकता हूं जिसका जो बेसमेंट है वो 4-4 मंजिल नीचे है। वही बात जो मैं कह रहा था, आपके जो हाँ, वही बात। अरबों रुपए कमाते हैं लेकिन सेफ्टी मेजर एक हाल को मैंने देखा है, बिल्कुल जमुना के किनारे पे है, नाला है उसके किनारे पे है, और उसमें 3-4 मंजिल नीचे बेसमेंट है। अब क्या उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, क्या कुछ होगा, ये तो सब बातें मतलब अब उभर के आ रही हैं। और जिस तरह से एक प्रोमिसिंग यंग युवराज मेहता, एक इंजीनियर की इसमें मौत वाकया हुई, ये बड़े अफसोस की बात है। क्या आप ये मानते हैं कि सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेदार है? क्या आप ये मानते हैं कि बिल्डर जो हैं वो सिस्टम के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इस तरह से का करप्शन करते हैं कि जो बेसमेंट के लिए अनुमति ली गई है, और वो आप खुद ही कह रहे हैं कि 4-5 मंजिल नीचे तक वो खुदाई होती है। वो खुदाई किस लिए होती है कि वहाँ की जो रेत है, बेशकीमती मटेरियल जो है, वो काफ़ी ऊंचे दामों में बेचते हैं। अब तो गिरफ्तार कर लिया उस बिल्डर को भी। तो क्या उसकी जो नेग्लिजेंस है, लापरवाही है, जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं, जो सेफ्टी लॉज हैं, उसको चेक करने वाला पहले कोई नहीं था? इतने दिनों से, कई साल से वो गड्ढा खुदा पड़ा था, उसको कौन अधिकारी थे? उनकी भी तो निकम्मापन है, उनकी भी तो लापरवाही है। अब क्या करेंगे? आप लापरवाही कहेंगे या मिली भगत कहेंगे? नहीं, मिली भगत में ही डेलिबरेट एक्ट है। वैसे मैं ये जानना चाहूँ